एनसीईआरटी कक्षा 8 के इतिहास के पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के चौथे अध्याय आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना में आदिवासी समुदायों के जीवन, उनकी संस्कृति, ब्रिटिश शासन के प्रभाव और उनके विद्रोहों पर प्रकाश डाला गया है। इस वीडियो में अध्याय के प्रमुख बिंदु और छात्रों के लिए याद करने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य संक्षेप में दिए गए हैं। प्रमुख बातें और महत्वपूर्ण बिंदु। आदिवासी कौन थे? आदिवासी भारत के मूल निवासी थे जो जंगलों, पहाड़ों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। वे प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे और खेती, शिकार और संग्रहण पर निर्भर थे। उनका जीवन आदिवासी समुदायों की अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था थी। उदाहरण खोंड, संथाल, मुंडा और गोंड जनजातियां। स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासियों का मानना था कि अतीत में उनका जीवन स्वतंत्र और समृद्ध था, जिसे वे स्वर्ण युग कहते थे। ब्रिटिश शासन ने इस स्वतंत्रता को छीन लिया। दिकू कौन थे? दिकू शब्द का प्रयोग आदिवासियों ने बाहरी लोगों जैसे साहूकारों, व्यापारियों, जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों के लिए किया, जो उनके क्षेत्रों में आए और उनकी जमीन व संसाधनों पर कब्जा करने लगे। प्रभाव। साहूकारों ने आदिवासियों को कर्ज देकर उनकी जमीनें हड़प लीं। ब्रिटिश नीतियों ने आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया और जंगल कानूनों ने उनके संसाधनों तक पहुंच सीमित कर दी। आदिवासियों को मजदूरी या बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया गया। ब्रिटिश सरकार ने जंगलों को अपने नियंत्रण में लिया और वन संसाधनों जैसे लकड़ी आदि का व्यापारिक दोहन शुरू किया। इससे आदिवासियों की आजीविका पर गहरा असर पड़ा। ब्रिटिश राजस्व नीतियों जैसे स्थायी बंदोबस्त ने आदिवासियों की सामुदायिक जमीन को व्यक्तिगत स्वामित्व में बदल दिया, जिससे वे अपनी जमीन खो बैठे। आदिवासियों को रेलवे, सड़क निर्माण और अन्य ब्रिटिश परियोजनाओं में बिना वेतन के काम करना पड़ा, जिसे बेगार कहा जाता था। आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन और दिकुओं के उत्पीड़न के खिलाफ कई विद्रोह किए। ये विद्रोह उनकी स्वतंत्रता और स्वर्ण युग को पुनः स्थापित करने की इच्छा से प्रेरित थे। महत्वपूर्ण विद्रोहों में से एक था संताल विद्रोह, जो 1855 से 56 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया। साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण और जमीन की हानि के कारण यह विद्रोह हुआ। हालांकि इसे दबा दिया गया, लेकिन इसने आदिवासियों की समस्याओं को उजागर किया। खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया। इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश हस्तक्षेप और बाहरी लोगों का अत्याचार था। मुंडा विद्रोह, जो 1899 से 1900 के बीच हुआ, का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। जमींदारों और ब्रिटिश शासन द्वारा शोषण और आदिवासियों की जमीन पर कब्जे के कारण यह विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा ने उलगुलान यानी महान हलचल का नारा दिया और आदिवासियों को संगठित किया। वे एक धार्मिक और सामाजिक नेता के रूप में उभरे। इन विद्रोहों में आदिवासी नेताओं ने धार्मिक विश्वासों और प्रतीकों का उपयोग करके लोगों को एकजुट किया। बिरसा मुंडा एक प्रमुख आदिवासी नेता थे जिन्होंने मुंडा समुदाय को संगठित किया। बिरसा ने ब्रिटिश शासन और दिकुओं के खिलाफ उलगुलान यानी महान विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने मुंडा समुदाय में सामाजिक बुराइयों जैसे शराबखोरी के खिलाफ सुधार शुरू किए और एक नए धर्म बिरसाइत की स्थापना की। बिरसा की मृत्यु 1900 में हुई, लेकिन उनकी शिक्षाएं और विद्रोह की भावना आदिवासियों में जीवित रही। आदिवासियों का जीवन प्रकृति और सामुदायिकता पर आधारित था, लेकिन ब्रिटिश नीतियों ने उनकी संस्कृति और आजीविका को नष्ट कर दिया। उनके विद्रोह स्वतंत्रता और अपनी परंपराओं को बचाने की लड़ाई का प्रतीक थे। यह अध्याय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के योगदान को रेखांकित करता है। आदिवासी समुदाय खोंड, संथाल, मुंडा, गोंड जैसे समुदायों की संस्कृति और जीवन शैली। दिकू बाहरी लोग जैसे साहूकार, व्यापारी और ब्रिटिश जिन्होंने आदिवासियों का शोषण किया। ब्रिटिश नीतियां, जंगल कानून, स्थायी बंदोबस्त और बेगार ने आदिवासियों की जमीन और स्वतंत्रता छीनी। प्रमुख विद्रोह। संताल विद्रोह 1855 से 56 सिद्धू और कान्हू। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 बिरसा मुंडा और उलगुलान। बिरसा मुंडा आदिवासी नेता, उलगुलान बिरसाइत धर्म, सामाजिक सुधार। स्वर्ण युग आदिवासियों की अतीत की स्वतंत्र और समृद्ध जीवन की कल्पना। बिरसा मुंडा कौन थे? लोग उन्हें भगवान क्यों मानते थे? बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने 19वीं सदी में झारखंड में मुंडा समुदाय का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन और बाहरी साहूकारों, जिन्हें दिकुओं के नाम से जाना जाता था,
के खिलाफ उल गुलान यानी महान विद्रोह शुरू किया। लोग उन्हें भगवान क्यों मानते थे? बिरसा ने आदिवासियों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए धार्मिक और सामाजिक सुधार किए। उन्होंने बिरसाई धर्म की स्थापना की और लोगों को एकजुट किया। उनकी चमत्कारी शक्तियों जैसे रोग ठीक करने की कहानियां और उनके नेतृत्व ने उन्हें भगवान जैसा बना दिया। भारत में रहने वाले किसी भी आदिवासी समूह को चुनें, उनके रीति रिवाज और जीवन पद्धति का पता लगाएं और पिछले 50 साल में उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं। चुना गया समूह है संथाल, जो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रहते हैं। संथाल लोग प्रकृति पूजक हैं और बोंगा यानी प्रकृति के देवता की पूजा करते हैं। उनके प्रमुख त्योहार हैं सोहराय, जो फसल उत्सव है, और बाहा, जो फूलों का त्योहार है। उनका पारंपरिक नृत्य संथाली नृत्य है, जैसे दोंग नृत्य और गीत। उनके जीवन का मुख्य हिस्सा है खेती, जंगल से लकड़ी और जड़ी बूटियां इकट्ठा करना और पशुपालन। उनका सामाजिक ढांचा गांवों में मांझी यानी मुखिया द्वारा संचालित होता है। पिछले 50 साल में बदलाव शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में काफी बदलाव हुआ है। शिक्षा का प्रसार हुआ है और अब कई संथाल बच्चे स्कूल जाते हैं और नौकरियां जैसे शिक्षक और सरकारी कर्मचारी करते हैं। आधुनिकीकरण के कारण पारंपरिक झोपड़ियों की जगह पक्के मकान, बिजली और मोबाइल का उपयोग बढ़ा है, लेकिन खनन और औद्योगिकरण के कारण उनकी जमीन छिनी गई, जिससे कई संथाल मजदूरी करने को मजबूर हुए। सांस्कृतिक बदलाव, पारंपरिक रीति रिवाज कम हो रहे हैं, खासकर युवाओं में, लेकिन संथाली भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के प्रयास भी बढ़े हैं। आदिवासी अधिकार संथाल अब पेसा कानून 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। झूम खेती किस प्रकार की खेती है? झूम खेती एक पारंपरिक खेती है जिसमें आदिवासी जंगल के एक हिस्से को जलाकर साफ करते हैं और वहां फसल उगाते हैं। विशेषताएं, कुछ साल बाद उस जमीन को छोड़कर नई जगह पर खेती शुरू करते हैं ताकि मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाए। इसमें चावल, मक्का, बाजरा जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यह प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का तरीका है, लेकिन अब इसे पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है। बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? बिरसा का स्वर्ण युग एक ऐसा समय था जब आदिवासी स्वतंत्र थे, उनकी जमीन और जंगल पर उनका अधिकार था और कोई बाहरी, दिकू या ब्रिटिश उनका शोषण नहीं करता था। यह एक समृद्ध, खुशहाल और सामुदायिक जीवन था जहां प्रकृति और आदिवासी एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहते थे। लोगों को यह कल्पना इसलिए आकर्षक लगी क्योंकि यह उनके अतीत की स्वतंत्रता और सम्मान की याद दिलाती थी। ब्रिटिश शासन और दिकुओं के अत्याचारों से तंग आ चुके आदिवासियों को यह उम्मीद देती थी कि वे फिर से अपना पुराना जीवन पा सकते हैं। बिरसा का नेतृत्व और उनकी धार्मिक शिक्षाएं लोगों में जोश और एकता जगाती थीं। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी मुखियाओं की शक्ति कम हो गई। क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीन और जंगलों पर कब्जा कर लिया। कई मुखियाओं को ब्रिटिश प्रशासन के अधीन काम करना पड़ा, जिससे उनकी स्वतंत्रता खत्म हुई। कुछ मुखियाओं ने विद्रोह किया, लेकिन उन्हें दबा दिया गया या हटा दिया गया। उनकी जगह जमींदारों और बाहरी अधिकारियों ने ले ली। औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? बदलाव, शक्ति का ह्रास। पहले मुखिया गांवों के स्वतंत्र नेता थे, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। जमीन पर नियंत्रण खोया। ब्रिटिश राजस्व नीतियों जैसे स्थायी बंदोबस्त ने मुखियाओं की जमीन छीन ली। प्रशासनिक बदलाव। ब्रिटिश अधिकारियों ने गांवों में अपने कर्मचारी नियुक्त किए, जिससे मुखियाओं की सत्ता कम हुई। आर्थिक दबाव। साहूकारों और व्यापारियों ने मुखियाओं को कर्ज में फंसाया, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति कमजोर हुई।
ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थीं? समस्याएं: जंगल कानून। ब्रिटिश सरकार ने जंगलों को अपने नियंत्रण में लिया, जिससे घुमंतू काश्तकारों को झूम खेती के लिए जमीन नहीं मिली। स्थायी खेती का दबाव। ब्रिटिशों ने घुमंतू काश्तकारों को एक जगह बसने और स्थायी खेती करने के लिए मजबूर किया, जो उनकी परंपरा के खिलाफ था। कर और बेगार। उनसे भारी कर वसूला जाता था और बिना वेतन के काम यानी बेगार करवाया जाता था। जमीन की कमी। उनकी जमीनें जमींदारों और बाहरी लोगों ने हड़प लीं। दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? कारण: जमीन पर कब्जा। दिकुओं यानी साहूकार, व्यापारी, जमींदार ने आदिवासियों की जमीनें कर्ज के बदले हड़प लीं। शोषण: साहूकारों ने ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिए, जिससे आदिवासी कर्ज में डूब गए। सांस्कृतिक हस्तक्षेप। दिकुओं ने आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं का अनादर किया। जंगल संसाधनों पर रोक। ब्रिटिश नीतियों के साथ दिकुओं ने जंगलों तक आदिवासियों की पहुंच सीमित कर दी, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हुई। बेगार और अत्याचार। दिकुओं ने आदिवासियों को मजदूरी और बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया। छात्रों के लिए टिप्स: प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को छोटे छोटे बिंदुओं में लिखकर याद करें।